राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 3 बार के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी छत्तीसगढ़ प्रवास के तहत बिलासपुर पहुंचे। वर्तमान में वे आत्मनिर्भर भारत के कोऑर्डिनेटर और इस अभियान के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। उनसे एक खास मुलाकात में देश की राजनीति, स्वदेशी सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ग्रैंड न्यूज CGNN लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ देश के एक महान हस्ती, राजस्थान चित्तौड़गढ़ के 3 बार के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर वो देश भर में घूम रहे हैं। आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया जो विज़न है, जिसको पूरे देश भर में फैलाना है, उसको लेकर आज भ्रमण पे हैं। आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह से निभा रहे हैं। जोशी जी बताएंगे, प्रधानमंत्री जी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है देश में स्वदेशी अपनाओ का नारा देकर के। हालांकि वर्षों से चलता आया, लेकिन इस बार ज़्यादा फोकस है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग देखें तो पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक भारत का पुराना इतिहास उठाकर देखें तो भारत आत्मनिर्भर था। दुनिया का 32% उत्पादन भारत अकेले करता था। हमारी अर्थव्यवस्था 18% थी। हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के तहत जहां कृषि को उत्तम माना, व्यापार को मध्यम माना और चाकरी को निम्न माना। लेकिन अंग्रेज़ों के बाद कहीं न कहीं हम लोग नौकरी को प्रथम मानने लग गए, व्यापार को मध्यम मानने लग गए और कृषि को निम्न मानने लग गए। और आज़ादी के बाद हम लोग देखें तो देश में उस समय की सरकारों ने इस प्रकार का मॉडल अपनाया कि देश धीरे धीरे आत्मनिर्भर की जगह दूसरे देशों पर निर्भर होने लग गया। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो। वो ज़माना भी देश ने देखा है जब गेहूँ आयात करना पड़ता था। माननीय शास्त्री जी को आह्वान करना पड़ा कि एक दिन का देशवासी उपवास करें ताकि हमारा धान का संकट है वो समाप्त हो सके। वो समय भी भारत ने देखा था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो देश में संसाधनों की कमी नहीं है। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। हमारे संसाधनों का अच्छा उपयोग करते हुए हम दुनिया का सिरमौर बन सकते हैं। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने आत्मनिर्भर भारत की प्रस्तावना रखी और आदरणीय मोदी जी उस काम को आत्मसात कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया का 40% चावल अकेले भारत निर्यात कर रहा है। गेहूं उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सिरमौर भारत बन गया है। हम लोग देखें तो आज मोबाइल प्रोडक्शन में भी भारत दुनिया का सिरमौर बन रहा है। सोलर एनर्जी में दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। तो हमारी ऊर्जा का, हमारे संसाधनों का, हमारे स्रोतों का समुचित उपयोग करते हुए ये युवा देश दुनिया का सिरमौर बने, इसलिए हम लोग स्वदेशी अपनाएं। इस नाते मैं एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता और देशवासी आज आत्मनिर्भर भारत, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के इस अभियान में जुटे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आत्मनिर्भर भारत के तहत लोग उठ खड़े होंगे और भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बनेगा। उसमें ये अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के आप राष्ट्रीय सह संयोजक के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ये तीनों राज्यों में आप किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि यहाँ चाहे टूरिज़्म हो, चाहे हमारे माइनिंग सेक्टर हो, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे MSME सेक्टर हो, आज हर क्षेत्र में इन तीनों राज्यों में बड़ी प्रचुरता है। और उन संसाधनों का, हमारे मैन पावर का उपयोग करते हुए कैसे हम लोग फिर से अपनी ताकत को बढ़ाते हुए विदेशी चीज़ों की जगह स्वदेशी को अपनाएं और गर्व से कहें हम स्वदेशी अपनाएंगे। इस अभियान के साथ हम देखें तो हमारी घरेलू उपयोग और खाने पीने की चीज़ों को उठाकर देखें तो लगभग 85% है। हम इन दोनों चीज़ों में ही पूरा ध्यान केंद्रित करके इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।
देश में जैसे बताया जा रहा है कि अमृत काल चल रहा है, ये इसका परिभाषित करिए, अमृत काल क्या है, कैसे अमृत काल चल रहा है? देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 में, तब भारत विकसित राष्ट्र की संकल्पना को एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। भारत हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और जब आज़ादी के 100 वर्ष भारत पूरा करेगा तो इस संकल्पना के साथ कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। देश में जिस तरह से 11 साल के प्रधानमंत्री की खूब वाहवाही हो रही है, अंदर खाने में कहीं ना कहीं उनको रिटायर भी करने की चर्चा चल रही है। अंदर में बीजेपी में उथल पुथल मचा है। क्या लगता है कि क्या स्थिति है बीजेपी में? मैं नहीं मानता कि पार्टी में इस प्रकार की कोई बात है। देश की जनता और पार्टी भी चाहती है कि मोदी जी लंबे समय तक माँ भारती की सेवा करते रहें, और ये जो विकसित भारत की संकल्पना मोदी जी ने रखी है, उसमें उनके नेतृत्व में पूरी करता हुआ देश देखे, यही पूरे देश की अपेक्षा है। प्रधानमंत्री के लाइन में आपके आदित्य योगीनाथ और अमित शाह जी भी लगे हुए हैं। क्या लगता है इनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उन्हीं को भी प्रधानमंत्री बना पाएंगे? देखिए, ये आप लोगों की कल्पना है, लेकिन देश की जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करती है। मान लिया नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसे तैयार कर रहे हैं, या किसके रूप में किसे देख रहे हैं? ये मेरा काम नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। चलिए, अभी जो देश में एक जिस तरह से एक विज्ञापन आता है क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, तो अभी देश की राजनीति में वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है। क्या लगता है कितना प्रभाव डालेगा ये नारा? वोट चोर किसे कहेंगे? जिनको भारत की नागरिकता ही नहीं मिली, उन्होंने देश में वोट कास्ट कर दी, इसको वोट चोर कहेंगे। जो व्यक्ति जीवित ही नहीं है, उसका भी वोट डल जाए, जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, उस व्यक्ति के नाम से वोट डल जाए, यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियों का धरातल खिसक चुका है, जिन्होंने इस देश में 1947 से लेकर कई वर्षों तक देश में शासन किया, वो गरीब का मकान नहीं बना पाए, हर व्यक्ति का बैंक में खाता नहीं खुला पाए, उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर पाए, उनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं दे पाए। आज भारत चाहे सड़क हो, चाहे वायु मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे व्यक्ति की आधारभूत सुविधाओं की ज़रूरतें पूरी करना हो, इन 10-11 वर्षों में भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, और ये भारत के आंकड़े नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े हैं, जो दुनिया जिनके आंकड़ों को मानती है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि इन 10-11 वर्षों में इस देश के आम नागरिकों की, गरीब की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। जोशी जी, जब हम कोई बड़े नेता से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 11 साल ही ऐसा लगता है कि 11 साल से पहले कुछ देश में था नहीं। ये बड़ी अजीब बातें आती हैं बीजेपी के लीडरों की तरफ से कि इस 11 साल में ही सारी चीज़ें हुई हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? आपकी भी उम्र देखिए हैं, आप भी 50 के आसपास हैं, तो क्या 11 साल में ही सारी चीज़ देख चुके हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या कारण है कि 60 वर्षों में जितने देश की जनता के बैंक में खाते नहीं खुले, उससे ज़्यादा 11 वर्षों में खुल गए हैं। क्या सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में नहीं जाना चाहिए? उसके हक का पैसा सीधे इसके अकाउंट में नहीं जाना चाहिए? इस बीच पे कितना भ्रष्टाचार होता है। स्वयं राजीव गांधी जी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसा पहुँचता है। तो उसका निदान किसी ने किया? तो मोदी जी ने किया। आज 60 वर्षों में जितने प्रधानमंत्री आवास गरीब को नहीं मिले, उससे ज़्यादा 11 वर्ष में मिले हैं। 60 साल में जितने उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले, उससे ज़्यादा 11 वर्षों में मिले हैं। 60 वर्षों में जितने लोगों का स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, उतने ज़्यादा 11 वर्षों में हुई है। समझ गया कि मैं आपको रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ, जी। मैं सिर्फ ये नारे नहीं बता रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा हूँ। रिकॉर्ड के आधार पर 60 साल में जितने एयरपोर्ट थे, उससे लगभग उतने अभी हो गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया। क्या एक ये काम देश की जनता को दिखता है, और यही मोदी जी के प्रति विश्वास है देश की जनता का। देश का चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पे है। क्या लगता है बिहार के चुनाव की तैयारी आप बीजेपी वालों को ले डूबी या परेशान कर रही है? क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ तो देश का नारा बन चुका है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं कुछ कमी रही बिहार चुनाव में, जो आप लोग करना चाहे नहीं कर पाए, फंस गए, उलझ गए। कोई कमी नहीं है, और बिहार भारतीय जनता पार्टी फिर से विजय से हासिल करेगी। अब देखिए कि वो लोग हैं
जो कहीं न कहीं सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये वही लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर का विरोध किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 तलाक का विरोध किया, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। देश हित में कोई भी काम होगा ये लोग विरोध में खड़े रहेंगे। और कहीं न कहीं विदेशी ताकतों की, जो भारत के दुश्मन राष्ट्र हैं, उनकी भाषा ये पॉलिटिकल पार्टियाँ वो भाषा बोलती है। तो देश की जनता सब समझती है। कांग्रेस पार्टी के नेता ही राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते और अनेक लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन आज तो देश में राहुल गांधी का बूम है, पूरे चारों तरफ राहुल गांधी चल रहा है। आप कितने आसानी से किसी को इग्नोर कर सकते हैं? आप सोचिए कितने लोग थे जो राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के लोग थे, उनमें से आज कितने लोग साथ हैं? ठीक है, होता है, आना जाना लगा रहता है। आना जाना नहीं, जब नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करे, जिसमें कोई नेता का गुण नहीं माने, जिसकी कोई नीति हो, नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेतृत्व की क्षमता नहीं है, तो उन्हीं लोगों के नज़दीक लोग अपने साथ छोड़ देते हैं। आज एक अकेला सब पे भारी चल रहा है राहुल गांधी, या सब जो माहौल बना हुआ है देश में। कौन कहता है? कौन कहता है? हाँ ठीक है, बीजेपी वाले ना माने अलग बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि इनको मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव के प्रचार के लिए मत भेजना, नहीं तो मेरी लुटिया डुबा देगा। तो ऐसे नेताओं का कोई बूम नहीं हो सकता। क्या लगता है, प्रधानमंत्री की लाइन में राहुल गांधी सामने हैं, कब तक प्रधानमंत्री के उनके योग दिख रहे हैं आपकी नज़र में? इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, सचिन पायलट जी आपके प्रदेश से आकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी धूम मचाए हुए हैं और अभियान छेड़े हुए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या लगता है कि ये कितना प्रभाव यहाँ डालेगा और नेता के छवि पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? मैं सोचता हूँ कि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने लोकसभा में सदन को नहीं चलने दिया, हंगामा किया। और चर्चा किस बात की मांग रहे थे? मतदाता सूची में परीक्षण के लिए चर्चा। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेता बलराम जाखड़ जी ने, जो आजीवन कांग्रेस के नेता रहे, लोकसभा के अध्यक्ष से, उन्होंने स्वयं लोकसभा में कहा कि चूंकि ये संवैधानिक संस्था का मामला है, इसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। तो फिर उसी मांग को लेकर सदन को नहीं चलने देना, ये दोहरा चरित्र नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ये इस प्रणाली पर चल रहे हैं। लेकिन देश की जनता का विश्वास कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खो चुकी है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत को लेकर देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, जो नौकरी की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सभी से इतना ही आग्रह करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि भारत वो देश है जो प्रचुर क्षमता भारत में है। ये युवा देश है जहाँ 15 से 30 वर्ष की आयु के लगभग 38-40 करोड़ युवा हैं। आज किसी भी देश की जीडीपी में उसको बढ़ाने के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जापान बूढ़ा हो चुका है, जब उसकी युवा अवस्था थी तब 6% उसकी ग्रोथ रेट थी, अब आज 2% पे आ गए। ऐसे ही हालात यूरोप और चाइना के हैं। भारत की युवा शक्ति के दम पर ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। हम चौथी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, तीसरी आर्थिक शक्ति की बनने की ओर दस्तक दे रहे हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का जो रिफॉर्म किया है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप देखिए, टैक्स कम होगा, लोगों को बचत होगी तो वो खर्चा करेंगे तो कहीं न कहीं उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये जो चक्र है, अर्थ चक्र, ये निश्चित रूप से इस देश के लोगों के लिए बड़ा आधार बनेगा उन्नति और प्रगति का। सीपी जोशी जी का मानना है कि युवाओं के दम पे भारत सर्वशक्तिमान बनेगा, और अगर इनकी बात में दम है तो होना भी चाहिए, क्योंकि देश को ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।